हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो यहाँ पे एपिलेप्सी के डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, जिसके वजह से जब हम एपिलेप्सी के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा के पूरा समझ आएगा। तो नर्वस सिस्टम इज अ हाईली एडवांस नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक स्पेशल प्रकार के सेल मिलकर बना हुआ होता है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। जैसे सेल को हम डिफाइन करते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, उसी प्रकार से ब्रेन का जो सेल होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन को डिफाइन कर सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूरॉन का हमारे बॉडी में काम क्या होता है और कैसे वो मैसेज के हमारे बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से फिर बॉडी तक ट्रांसफर करने का काम करता है। तो न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल। न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोला जाता है और इट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होगा न्यूरॉन को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट रिसीव्स एंड सेंड मैसेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड बैक टू द बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगा और ब्रेन के द्वारा जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को फिर से बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है न्यूरॉन हमारे बॉडी के अंदर। अब देखते हैं सीएनएस इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जितना सिस्टम है वो सबको कंट्रोल करने का काम सीएनएस करता है। और डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। जब सीएनएस के अंदर कोई डिसऑर्डर होता है तो ब्रेन का जो सेल है, जो न्यूरॉन है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। अब देखते हैं सीएनएस के अंदर कौन कौन सा डिसऑर्डर है और कौन कौन सा डिसऑर्डर को हमें इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले एपिलेप्सी, नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक, एल्जाइमर डिजीज एंड लास्ट है स्किज़ोफ्रेनिया। ये कुछ सीएनएस डिसऑर्डर है। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, इसका डिफिनीशन, साइन एंड सिम्टम, इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। तो एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी रोग बोला जाता है, ठीक है। तो जो एपिलेप्सी है एक सीएनएस डिसऑर्डर है, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजर। इसमें क्या होता है कि न्यूरोनल डिस्चार्ज और इम्पल्स फायरिंग की वजह से बॉडी में सीजरिंग होता है, दस इट इज कॉल्ड सीजर डिसऑर्डर, इसीलिए इसको सीजर डिसऑर्डर बोला जाता है। द वर्ड एपिलेप्सी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो एपिलेप्सी वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है एपिलेप्सिया। और जो एपिलेप्सिया है ये दो वर्ड मिलकर बना हुआ होता है, ईपी प्लस लेप्सिया। तो ईपी का मतलब होता है अपन एंड लेप्सिया का मतलब होता है सीजर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट। जो इनवॉलंटरी मसल होता है हमारे बॉडी के अंदर उसका मूवमेंट होता है। दो प्रकार का मसल हमारे बॉडी के अंदर होता है, एक वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि वैसा मसल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलंटरी के अंदर आता है और वैसा मसल जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं वो इनवॉलंटरी के अंदर आता है। तो जो इनवॉलंटरी मसल होता है हमारे बॉडी के अंदर उसका मूवमेंट होता है एपिलेप्सी के कंडीशन में। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ एपिलेप्सी कि एपिलेप्सी के पेशेंट में कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो फर्स्ट है टेम्पोररी कन्फ्यूजन होगा, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग। नेक्स्ट है लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथ सेंसेशन और स्टेयरिंग स्पेल। ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो एपिलेप्सी के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इटियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी कॉज कराने के लिए कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हेड ट्रोमा। इसमें क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट को होने की वजह से हेड ट्रोमा हो जाता है, तो इसके वजह से भी एपिलेप्सी होता है। जैसे एपिलेप्सी कैन ऑल्सो कॉज्ड बाय हेड ट्रोमा रिजल्टिंग फ्रॉम रोड एक्सीडेंट और अदर ट्रोमेटिक इंजरी। जब
रोड एक्सीडेंट की वजह से या कोई दूसरा रीजन की वजह से अगर ब्रेन में, हेड में जब इंजरी होता है तो इसके वजह से भी इपिलेप्सी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन कंडीशन। जैसे इपिलेप्सी कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज। इपिलेप्सी के कारण से ब्रेन डैमेज होता है और ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर, और ब्रेन के अंदर जब ट्यूमर हो जाएगा, कैंसरस सेल का डेवलप हो जाएगा तो इसके वजह से भी इपिलेप्सी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्शस डिजीज। कहने का अर्थ मेनिंजाइटिस, एड्स एंड वायरल इंसेफेलाइटिस आर द इन्फेक्शस डिजीज कॉज्ड बाय इपिलेप्सी। जैसे मेनिंजाइटिस कहने का अर्थ क्या हुआ कि ब्रेन को कवरिंग को मेनिंजेस बोलते हैं। जैसे हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसी प्रकार से ब्रेन को जो कवरिंग होता है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। लेकिन जब ब्रेन के कवरिंग में कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये सब जो डिजीज कंडीशन है इसके वजह से भी इपिलेप्सी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है अ लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। बर्थ के टाइम पे अगर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो इसके वजह से भी इपिलेप्सी कॉज हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इपिलेप्सी। बॉडी के अंदर इपिलेप्सी का कैसे डेवलपमेंट होता है। जैसे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो हम लोग अभी ऊपर इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस किए हैं, वो सब कॉज के वजह से इपिलेप्सी होता है। जैसे हेड ट्रोमा, ब्रेन कंडीशन, इन्फेक्शस डिजीज एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द बर्थ। ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो इपिलेप्सी कॉज कराता है। तो ये कुछ फैक्टर के वजह से अ ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल न्यूरॉन फायरिंग, इसके वजह से जो न्यूरॉन है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। दिस फायरिंग इज स्प्रेड टू इन्वॉल्व द होल ब्रेन, और वो फायरिंग, वो सिग्नल पूरा ब्रेन के अंदर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और जनरलाइज सीजर, बॉडी के अंदर सीजर होने लगता है, कंपन होने लगता है। तो इस प्रकार से इपिलेप्सी डेवलप होता है। थैंक यू।